नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शिरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी भागवत के आजादी वाले बयान पर फंसी बीजेपी की। सुप्रीम कोर्ट के मोदी सरकार और चुनाव आयोग को भेजे नोटिस की। देखेंगे केजरीवाल की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की वार्निंग को, दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बढ़ती टेंशन को, गाजा और इसराइल के बीच हुए सीज फायर को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सैफ अली खान पर हुए हमले से घिरी बीजेपी को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बढ़ी सीएम आतिशी और संजय सिंह की मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस। आपराधिक मानहानि से जुड़ा है मामला। चुनाव के बीच दिल्ली वालों के लिए कांग्रेस की 3 बड़ी गारंटी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त और 500 रुपए में सिलेंडर के साथ छठ को महाकुंभ की तरह मनाने का किया वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महसाणा जिले के वडनगर में किया प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन। पीएम मोदी ने यहीं से ग्रहण की थी स्कूली शिक्षा। 72 करोड़ की लागत से किया गया रेनोवेट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। भारी संख्या में कुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। 17 से 21 जनवरी तक कई रास्तों को रखा जाएगा बंद। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सच्ची आजादी वाले बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी और आरएसएस दोनों ही अपने दांव में बुरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस बयान के बाद बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं इंडियन स्टेट वाले मुद्दे ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सच्ची आजादी वाले बयान के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे संविधान और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान बताते हुए मोहन भागवत पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने अपना बचाव करते हुए राहुल के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भाजपा और आरएसएस ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ भाजपा और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारत सरकार से भी लड़ाई लड़ रही है। राहुल ने यह बयान दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर दिया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद जहां भागवत के आजादी वाले बयान की चर्चाएं जोरों से होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इसे नए मुद्दे पर खुलेआम जंग छेड़ने की बात कही। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत से लड़ रहे हैं। ये लोग भारत को और कमजोर करना चाहते हैं। आगे जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का गंदा सच उनके नेता ने ही उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने खुद ही ये बात साफ साफ कह दी कि जो पूरा देश जानता है वे भारत सरकार से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने का जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिन संविधान से लेकर कांग्रेस की विचारधारा तक कई अहम मुद्दों पर बात करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेरना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर राजनीतिक समझ रखने वालों का कहना है कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तब भी विपक्ष के लोगों का कहना था कि कांग्रेस ने देश के सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उस समय वो भी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंदिरा गांधी ने इंडियन स्टेट की सारी ताकतों को खुद में समाहित कर लिया है। यही बात अब बीजेपी और आरएसएस के संदर्भ में राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आरएसएस अपने ही जाल में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। इसी बीच चुनाव नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की गई, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव संचालन के नियम में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के नियम का विरोध किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। दरअसल मोदी सरकार ने हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव संचालन नियम में बदलाव किया था, जिस पर विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए थे। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों से चर्चा किए बिना चुनाव प्रक्रिया से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने का नियम बना दिया गया।
ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल निशान लगाने वाला बदलाव है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने याचिकाकर्ता जयराम रमेश की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि मतदाताओं की गोपनीयता को भी नियमों में बदलाव के पीछे एक आधार बताया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से इस बात का पता नहीं चलता कि वोटर ने किसे मतदान किया। ऐसे में गोपनीयता प्रभावित होने की दलील समझ से परे है। मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें, चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)A में बदलाव किया था। इस नियम में कागजात के सार्वजनिक निरीक्षण की व्यवस्था है। बदलाव के बाद निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज सीमित हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का निरीक्षण कोर्ट के आदेश पर ही किया जा सकेगा। बताते चले, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93(2) के तहत माना गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं, जिसके बाद चुनाव के नियमों को ही बदल दिया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये मामला मोदी सरकार और चुनाव आयोग को भारी पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि केजरीवाल पर खालिस्तानी हमला कर सकते हैं। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय ने केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवान को हटाने की वार्निंग दे दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक खत भी लिखा गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सुझाव दिया है कि केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात न किया जाए। हालांकि केजरीवाल पर हमले की आशंकाओं के बाद दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर बात करते हुए इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। केजरीवाल का ये बयान नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपने नामांकन दाखिल करने से पहले आया। वहीं इस बीच दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद दिल्ली में चुनावी तपिश उफान पर पहुंच चुकी है। वहीं शाह और मात का खेल जारी रखते हुए बीजेपी ने केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए लेटर लिखा, जिसमें तमाम बातें कही गई। आपको बता दें, ये सुझाव ऐसे समय में सामने आया है जब बीते दिनों एक खुफिया रिपोर्ट में केजरीवाल को खालिस्तानी तत्वों से जान का खतरा बताया गया था। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को धमकी की बात 14 जनवरी को सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक खुफिया सूत्रों ने इनपुट्स दिए हैं कि प्रो खालिस्तान संगठन से जुड़े कुछ लोग केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। अलर्ट में ये भी बताया गया है कि 2 से 3 लोगों का एक हिट स्क्वाड दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मकसद केजरीवाल पर हमला करना है। इस स्क्वाड को पंजाब में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल की सुरक्षा में कुल 63 लोग तैनात हैं, जिनमें पायलट, एस्कॉर्ट, सुरक्षा दल, होमगार्ड और स्पाइटर्स शामिल हैं। इस व्यवस्था में 47 लोग और सीएपीएफ के 15 जवान शामिल हैं। जब वे तिहाड़ जेल में थे तब भी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। दूसरी ओर दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को भी Z+ सुरक्षा दी गई है। ऐसे में दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बनता दिखाई दे रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप चौधरी मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी के अंदर इस सीट को लेकर घबराहट देखी जा रही है और उसकी वजह है बीजेपी प्रत्याशी पर लगे कई गंभीर आरोप। ऐसे में बीजेपी ने केजरीवाल से लड़ाई में प्रवेश वर्मा की पत्नी को भी उतार दिया है। तो क्यों घबराई हुई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता की धुरी माने जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज नई दिल्ली सीट से ही किया था। कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से हराकर केजरीवाल सीएम बने थे। इसके बाद से केजरीवाल लगातार 3 बार नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं और अब चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर इन्हें सियासी समीकरणों के चलते बीजेपी के अंदर जबरदस्त घबराहट देखी जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर नई दिल्ली सीट जीतने के लिए बीजेपी ने बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने बुधवार 15 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अपनी पत्नी स्वाति सिंह का भी नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कराया है।
इस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और उनकी पत्नी स्वाति सिंह दोनों ने चुनावी ताल ठोकने का फैसला किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं जोरों पर हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को किस बात का डर सता रहा है, जिसके चलते अपनी पत्नी को नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कराना पड़ा। दरअसल इसके पीछे की वजह है बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर लगे गंभीर आरोप। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने की बात जब से सामने आई, तभी से उन पर मतदाताओं को पैसा बांटने, साड़ी बांटने और अब जूते बांटने के आरोप लगे हैं। प्रवेश वर्मा के खिलाफ बुधवार को चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने के आदेश दे दिए। वर्मा पर मतदाताओं को जूते पैसे बांटने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये आरोप अगर सच साबित होता है तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बन सकता है। ऐसे में अपनी पत्नी स्वाति सिंह को नई दिल्ली सीट से नामांकन कराना बीजेपी के लिए एक मुश्किल बन गया। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा तो स्वाति अपना नाम वापस ले सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने का कोई भी मौका नहीं गंवा रही। आपको बता दें 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1)(a) के तहत अगर कोई कैंडिडेट या उनके चुनावी एजेंट किसी मतदाता को गिफ्ट देते हैं, किसी तरह का वादा करते हैं या कुछ बांटते हैं तो ये भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। वहीं बात करें प्रवेश वर्मा के राजनीतिक करियर की तो प्रवेश वर्मा को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 2014 और 2024 तक साउथ वेस्ट दिल्ली की सीट से प्रवेश सांसद भी रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह प्रवेश वर्मा के अलावा केजरीवाल के खिलाफ इस बार कांग्रेस से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। गाजा में पिछले 15 महीनों से जारी जंग को रोकने पर इजराइल और हमास सहमत हो गए हैं। हालांकि कुछ शर्तों के साथ सीज फायर का फैसला किया गया है, लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से 5 दिन पहले इस समझौता किया गया। तो क्या है इस डील के पीछे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में लंबे वक्त से जारी तनाव के बीच राहत की खबर सामने आई है। इजराइल और हमास पिछले 15 महीनों से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीज फायर और बंधकों के समझौते पर पहुंच गया है। 15 जनवरी 2025 को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम डील का ऐलान किया है। इसी ऐलान के साथ पिछले 467 दिनों से जारी इजराइल हमास युद्ध रुक गया है। हालांकि सीज फायर की डील 19 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस सीज फायर डील को लेकर इजराइल और हमास के बीच कई दौर की बातचीत कतर की राजधानी दोहा में हुई। आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब 5 दिन बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह होना है। ऐसे में हमास और इजराइल के इस समझौते की चर्चाएं जोरों पर है। वहीं भारत ने भी इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अगर 20 जनवरी से पहले हमास समझौता नहीं करता है तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। हालांकि बाइडेन प्रशासन भी लगातार कतर, मिस्र, इजराइल के संपर्क में बना रहा। सीज फायर ऐलान के बाद ट्रंप ने सबसे पहले युद्ध विराम का ऐलान करते हुए लिखा कि युद्ध विराम नवंबर में हुई हमारी ऐतिहासिक जीत का परिणाम है, क्योंकि चुनावों में मेरी जीत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया था कि हम शांति की तलाश और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बताते चले, इजराइल और हमास के बीच गाजा में 7 अक्टूबर 2023 में से जंग चल रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दोनों तरफ के लगभग 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे में इस 15 महीने बाद हुए सीज फायर को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर आधी रात को जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं। इस बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सैफ अली खान पर हुए हमले ने महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई कर दिया है। विपक्ष इस घटना से राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया है। इस हमले में सैफ अली खान को कई गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद अभिनेता को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। हालांकि सैफ अली खान पर हुए इस हमले में जहां कलाकारों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा दोबारा उठ गया है, तो वहीं राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी वही सवाल खड़े हो गए हैं, जो कुछ समय पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के वक्त उठाए गए थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, कल प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता और कोई था, लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है
बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। संजय राउत ने कहा कि पूरा बॉलीवुड मुंबई में है और वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हमले की निंदा करते हुए कहा, ये कितनी शर्म की बात है कि मुंबई में हाई प्रोफाइल को जान से मारने की एक और कोशिश देखी गई। सैफ अली खान पर हमला एक बार फिर मुंबई पुलिस और गृह मंत्री पर सवाल उठाता है। वहीं सैफ अली खान पर हमले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गणी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर नफरत भरे बयान दिए गए, कल रात उन पर जानलेवा हमला किया गया, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, मुंबई में बांद्रा जैसे प्राइम लोकेशन पर ये जहां सैफ अली खान का अपार्टमेंट है, इस बिल्डिंग और इलाके को काफी सुरक्षित माना जाता है। बिल्डिंग में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये एक गेटेड कम्युनिटी रेजिडेंट सोसाइटी है, जहाँ बिल्डिंग में आने से पहले मेहमानों को सिक्योरिटी गार्ड के पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है। इस दौरान कैमरा पर आपके चेहरे को कैप्चर भी किया जाता है और फिर इंटरकॉम से जिस अपार्टमेंट में आपको जाना है उस अपार्टमेंट में कॉल करके कंफर्मेशन भी लिया जाता है। सामने से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप इस बिल्डिंग में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में ये सुरक्षा का बड़ा सवाल बन गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब हाल ही में सलमान खान को मिल रही धमकियों के बाद बुलेट प्रूफ घर में उनको रहने पर मजबूर होना पड़ा है। इससे पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अब सैफ अली खान पर यह हमला हुआ है, जो कि राज्य में एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन गया है। इससे महाराष्ट्र की एनडीए सरकार घिरी नजर आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।